हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th स्टूडेंट के लिए हिंदी क्षितिज का पाठ नेताजी का चश्मा और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। तो आइए, मैं पाठ पढ़ाने के पहले मैं लेखक परिचय बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, जो मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद, यानी अपने मन से क्या किया, उन्होंने सेवा से निवृत्त हो गए बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे। ये दोनों क्या है? उपन्यास है। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। किन्हें? तो स्वयं प्रकाश को। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चित्रे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है, यानी उसके विरोध का, कि ये भेदभाव नहीं होने चाहिए। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक मीन्स बोलने वाला वचनों में परंपरा को समृद्ध करती है। आइए मैं पाठ का सार संक्षेप बताती हूँ। ये जो कहानी है नेताजी का चश्मा, ये पूरी कहानी देशभक्ति के केंद्र बिंदु की इर्द गिर्द घूम रही है। तो देखिए, देशभक्ति किसे कहते हैं? चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करना तथा इसकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। यानी देश केवल घिरे हुए भूभाग का नाम नहीं होता है, उसके यानी रहने वाले हर एक चीज़, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, सबसे मिलकर क्या होता है? देश बनता है। और इन सब से प्रेम करना और इसकी समृद्धि के लिए प्रयास करना ही क्या है? देशभक्ति है। और नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। क्या है कहानी? जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल है। किसमें? देशभक्ति में। आइए अब कहानी स्टार्ट करने चल रही हूँ। नेताजी का चश्मा। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान हैं जिसे बाजार कहा जा सके। वैसा एक ही बाजार था, यानी कि हाँ, जिस कस्बे से गुजरते थे, जिस कस्बे की यहाँ बात हो रही है। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, यानी उसके ऊपर छत नहीं थे, रूफ नहीं थे, और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती ही रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दी। कौन? ये नगर पालिका। नगर पालिका के ही जिम्मे सारे काम आते हैं, तो कुछ न कुछ क्या कर रही थी उस कस्बे में। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। कौन सी? यह कहानी नेताजी का जो चश्मा है, वो जो उस कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति बनी थी, जो संगमरमर की, उसका एक छोटे से पार्ट पे ये पूरी कहानी घूम रही है। आगे अब देखते हैं इस कहानी का।
पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की सेशना अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। क्या यही मूर्ति बनाने के लिए, यानी काफ़ी उन लोग ऊहापोह में होंगे, चिट्ठी पत्री में होंगे। सरकारी कार्यालयों का काम जानते हैं कितने लापरवाही से होती है, और जब समय एकदम नज़दीक आ गया होगा, डेट पूरा हो गया होगा, तो क्या हुआ, उसी जल्दीबाजी में स्थानीय ही किसी कलाकार को बनाने का अवसर दे दिए। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। कौन? मोहनलाल जी, जो जो कस्बे के क्या थे, ड्राइंग मास्टर थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नाक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। कौन? ये मूर्ति। और जिसे कहते हैं बस्ट। किसे बस्ट कहते हैं? कि टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक, यानी नीचे तक 2 फुट ऊंची, उसे क्या कहते हैं? बस्ट कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये क्या था? ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। वगैरह याद आने लगते। क्या? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देखने पे उनके जो नारे थे, उनके जो काम थे, वो सब लोगों को याद दिलाती थी। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था, लेकिन एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। अब देखिए, इसमें एक चीज़ की कमी थी जो मूर्ति को देखते ही क्या होती थी? खटकती थी। वो कमी खलती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। मूर्ति तो बन गई थी, सब कुछ था, लेकिन क्या था? सारी मूर्ति संगमरमर की थी, लेकिन नेताजी की मूर्ति पे जो चश्मा था वो संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, क्या आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। उन्हें देख के क्या आश्चर्य हुआ? पहली बार जब देखे तो क्यों अवाक हो गए? वो देखे कि अरे पूरी मूर्ति तो क्या है, संगमरमर की है, और जो चश्मा पहने हो वो रियल है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। क्यों? उन्होंने देखा कि पूरी मूर्ति संगमरमर की थी और चश्मे क्या थे? रियल थे। और वो सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ बनती जा रही है। दैट्स ऑल। यहाँ मैं पार्ट 1 ख़त्म कर रही हूँ, फिर लेकर मिलती हूँ पार्ट 2 में इसके शेष भाग।